सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। पीजीटी की प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है और इस एग्जामिनेशन के लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करती रहने हैं और इस मेहनत में आप ये हिंदी के क्वेश्चंस भी करेंगे। इन हिंदी के क्वेश्चंस पर हमारी ये वीडियो कंटिन्यू हो रही। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको दी थी जो मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसी को कंटिन्यू किया है हमने। ये पूछा है ड्यूटेरॉन क्या है। अब आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि ड्यूटेरॉन जो है उसमें यानी कि 1H2 ये होता है ड्यूटेरॉन, यानी ड्यूटीरियम का ही मॉलिक्यूल है ड्यूटेरॉन। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, यानी N का नंबर भी यहाँ पर 1 होगा और P का नंबर भी यहाँ पर 1 होगा। तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन युक्त नाभिक जो है वो कहलाता है ड्यूटेरॉन इथेन अणु का निर्माण किस प्रकार के संकरण द्वारा किया जाता है? तो ईथेन में आप जानते हैं कि sp, भाई अगर ईथेन मॉलिक्यूल को आप ड्रॉ करें, यहाँ पर ईथेन मॉलिक्यूल को आप ड्रॉ कर लीजिए तो इन दोनों में आपको sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी? sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर। तो फिर इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है ये लगातार हमारी चलती रहेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देख करके सिलेक्शन आप ले सकते हो क्योंकि मैटर इसमें भरपूर है। 33 वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो 33 वाला क्वेश्चन भी निम्न में से कौन सी विधि किंतु बहुलक का भार औसत अणुभार नहीं देती है? औसत अणुभार नहीं देती है तो यहां पर आपका है कि औसत अणुभार का मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम लोग किससे नहीं निकाल सकते हैं? आप जानते हैं कि ये हम लोग निकाल नहीं सकते हैं प्रकाश प्रकीर्णन से, यानी कि अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट करें तो यहाँ से कोई मतलब नहीं बनेगा, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर परासरण दाब है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है और विस्कोसिटी है, इन सब से हम लोग निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 34, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में गिना जाता है और आप इसे कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। पोटेशियम का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इतने मिलीग्राम पर कूलम दिया है। यदि उपयुक्त वैद्युत अपघट्ट में 25 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो पोटेशियम की मात्रा, यानी W इज इक्वल टू, यहां पर बता देता हूं, W इज इक्वल टू ZIT आप लगा दीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग सिंपल सी बात करें कि मिलीग्राम पर कूलम है, जेड की वैल्यू दे रखी, आई की वैल्यू दे रखी और टी की वैल्यू दे रखी, तो मल्टीप्लाई ही करना है, केवल मल्टीप्लाई मैं अपने कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं, कुछ करना नहीं है। 0.405 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 मिनट है तो वो पर सेकंड नहीं 20 मिनट से, ठीक है। तो ये हमारे पास में 20 इंटू मिनट का इंटू 60 और कर दीजिए तो ये हमारा 12.15 ग्राम तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा 12.15 ग्राम आ जाएगा क्योंकि सेकंड में ही हम लोग कन्वर्जन करते हैं। मिलीग्राम में दिया है उसको आप लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा तब आंसर आपका आ जाएगा। ग्राम में कन्वर्ट करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ग्राम का मतलब है कि हम इसे मिलीग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से पहले मल्टीप्लाई 1000 से इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। मिलीग्राम है ना, किलोग्राम में कन्वर्ट 10⁻³ तो 12.150 आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की शुरुआत हमारे साथ में चल रही है। ऐसे क्वेश्चंस आप लगातार लगाते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी निश्चित तौर पर हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट का 0.2 मोलल यानी कि 0.2 मोलल सॉल्यूशन लिया, मोलैलिटी तो आपकी 0.2 दे रखी है, मोलैलिटी भी यहाँ पर 0.2 दे रखी, सिंपल है बिल्कुल। KF की वैल्यू भी दे रखी है और पोटेशियम सल्फेट का एक 0.2 मोलल विलयन 1.1 डेल्टा TF भी दे रखा है। पोटेशियम सल्फेट की वियोजन की मात्रा यहाँ पर पूछी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, डेल्टा TF सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M।
ठीक है। तो के एफ की वैल्यू दे रखी, डेल्टा टी एफ वैल्यू आपको दे रखा है, मोलल भी दे रखा है। तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन यानी कि आई वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। जब वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे तो पोटेशियम सल्फेट यानी कि आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि आई इज इक्वल टू आप जानते हो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई चलिए पहले निकाल लेते हैं। आई निकालने में कुछ नहीं, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.86 रख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए इसको, नहीं डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 1.1, तो वो दोनों तरफ घटाएंगे तो यही वैल्यू रहेगी 1.1 डिवाइडेड 1.1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.86 हो जाएगा। तो ये और 1.86 इंटू हो जाएगा आपका 0.2। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर अभी हाथ के हाथ चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 लिया मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 1.86 हो जाता है। ठीक है, 1.86 हो गया और फिर इसको डिवाइड करना है, इसी वैल्यू को डिवाइड करना जो हमारा आंसर आ रहा है इसको 0.2 से, तो 0.2 से और कर दीजिए तो ये आ गया आपका 2.9 आ गया। अब 2.9 हमारी वैल्यू आई यहाँ पर आई की, तो 2.9 माइनस 1 तो ये हो गया आपका 1.9 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू पोटेशियम सल्फेट है 2 के पॉजिटिव यानी कि 3 आ जाएगी, 3 माइनस 1 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 से 1 पॉइंट ये हो गया आपका 1.9 और बस इतना ही हुआ 1.9 और नीचे कितना बचा, ये आपका 3 हुआ, 3 में 2 से डिवाइड करना है, इजी ये हो गया आपका, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो लगभग 0.95 आ गया। और 0.95 को अगर मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या बनना चाहिए, इस पर आप जरूर सोचिए। यानी कि आंसर थोड़ी सी गलती कहीं मिस्टेक हुई है, 1 मिनट कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर हुई, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं आंसर मैच। इसमें से जो वैल्यू 95 तो कोई आ नहीं रही है, खुद थोड़ा सा समय दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, समय आप थोड़ा सा देंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो डेल्टा पोटेशियम सल्फेट का एक 0.2 मोलल यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाता है और आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, ठीक, टी एफ अपॉन जो हो जाएगा वो के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम हो जाएगा। बिल्कुल सही किया था हमने। और पोटेशियम सल्फेट की तो K2SO4 हुआ और ये टूटेगा 2 के पॉजिटिव में और SO 3 हो गया। ठीक, 3 माइनस जो है वो 1 हो जाता है। ठीक, I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो I की वैल्यू तो नहीं गलत आ रही कहीं, I की वैल्यू एक बार I की वैल्यू और चेक करेंगे, नहीं तो आप लोग चेक करके देखिएगा। तो ये डेल्टा टी एफ हमारा 1.1 हो गया, 1.1 ही रहेगा, तो दोनों डिग्री सेल्सियस और उसमें सेम रहता है। और ये डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 0.2 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई आपका 1.86 हो जाएगा 2.9। ठीक है, तो ये आपका 2.9 हो गया और तो डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू होता है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 होता है। तो ये आपका हो गया 2.9 आया, इसमें से घटाइए 1 तो आपका 1.95 बचा। ठीक, 956 बचा है, डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 और एक 3 हो जाती है, 3 माइनस 1 तो यानी कि सही, बिल्कुल सही चल रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं 0.97, बिल्कुल भाई कहीं मिस्टेक हुई थी, आ गया आंसर 0.97% आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक, 0.97 आया, परसेंटेज में करोगे 97.5, छोटी सी मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में, तो आप ध्यान दीजिएगा आंसर हमारा आ जाएगा 97.5% वियोजन की मात्रा आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करते रहिए। एक द्रव विरोधी यानी लायोफोबिक सॉल्व में परिक्षिप्त अवस्था के स्थायीकरण का कारण तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होना चाहिए, यानी दोनों अवस्थाओं के बीच में जो डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है वही होता है, तो यही वाला इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाला हम आंसर टिक करेंगे। बेहतर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार किए, वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है। तो यहाँ विचार करना है पहले तो, यानी कि इस क्वेश्चन को हम ये समझें कि अगर हम लोग यानी कि इसमें जो एक्टिवेटर होता है, प्रोमोटर जिसे कहते हैं, प्रोमोटर होता है, उसे डालने पर
जो कैटलिस्ट है उसकी पावर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि वर्धक उत्प्रेरक की सतह में अधिक असम बना देता है, ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं और दोनों की व्याख्या भी सही है। तो इसका मतलब है कि हम ए आर दोनों सही लगाएंगे, ए ऑप्शन को राइट ऑप्शन में लेकर के जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग अब बिल्कुल प्रॉपरली चल रहे हैं। अभी इस समय थोड़ा सा लोड है, अदरवाइज हम बिल्कुल प्रॉपर चलेंगे। ये क्वेश्चन 38 वाला क्वेश्चन आप लोग करके हमें भेजेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्यू का मान इन्होंने पूछा है। तो इन दोनों इक्वेशन में इनको आपको क्या करना, ऐड कर लेना। ऐड करके जो वैल्यू आएगी सिंपल सा आंसर आ जाएगा। भाई m प्लस हाफ और 2 x प्लस हाफ और 2 एम एक्स ओ इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें जोड़ना है एम एक्स ओ, सॉरी, यानी इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस करना है। तो इसमें तो कौन बड़ी, 90 में से 35 माइनस कर दीजिए, तो आंसर ही मुझे लग रहा है कि 90 वो सॉरी 35 नहीं 351 है। 351 में से आप जो है 90 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 351 प्लस 90 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 351 प्लस 90 कर दीजिए, तो 90 माइनस करोगे यानी कि ये वैल्यू ये घटाओगे तो ये माइनस नहीं, माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू प्लस में है, प्लस में है। तो यानी कि 351.4 माइनस कर दीजिए 90.8, 90.8 260.6 आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा जो है वो भैया ये वाला आंसर हमारा राइट है, बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को करिए जरूर, मेरा कार्य। अब ये चलो एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी की तो ये क्वेश्चन मुझे करके भेजिएगा, बिल्कुल दिक्कत। पैराकोर भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैराकोर का, यानी कि निम्न में से कौन उचित रूप में सुमेलित नहीं है। तो पैराकोर तो जो होता है वो पृष्ठ तनाव से जुड़ा है, बिल्कुल सही है। रियोकोर जो है वो विस्कोसिटी से है, ठीक है। प्रकाशीय उत्कर्ष जो है वो मोलर अपवर्तन से है, ये भी सही है। लेकिन ट्राउंस जो है वो द्रवों के मोलर द्रव्यमान पर है, मोलर आयतन पर नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, यहाँ पर सुमेलित यही नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद sp और sp2 संकरण उपस्थित होता है, तो दोनों जो हैं एसिटिलीन में तो नहीं, विनाइल एसिटिलीन को अगर हम लोग मानते हैं एग्जाम्पल, तो मुझे यही पता है। विनाइल आप जानते हो विनाइल क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है कि आपको पता लगेगा विनाइल एसिटिलीन में एक यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है और sp भी है, सिंपल सी बात है। CH2 समूह के पैराकोर, आपने पैराकोर मैंने पढ़ाया था अगर आपको ध्यान हो तो, पैराकोर के क्वेश्चन भी आते हैं। पैराकोर 339 सी परमाणु के मान 4.8, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पैराकोर का मान बताइए। अगर आपको पैराकोर नहीं आता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, पैराकोर हम आपको पढ़ा देंगे। पैराकोर पर मेरी वीडियो देखिएगा, मैंने पैराकोर पर वीडियो बनाई थी। अगर आप वीडियो देख करके सॉल्व करेंगे तो हम समझ लेंगे कि आपने पढ़ लिया है, और नहीं सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको पैराकोर की जानकारी भी दूंगा, तभी संभव होगा। नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि आप बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो। कुछ क्वेश्चंस में इसलिए आप पर भी लेकर के जा रहा हूँ। कुछ लोग हो बोले सर आप कर मतलब क्वेश्चन को करने के लिए आप अपना ज्यादा कैलिबर लगाइए जिससे कि आपको याद रहे वो चीज। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल उसके ऑक्सीकरण से बना उत्पाद सुमेलित करता है, यानी कि उससे प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा उसके ऑक्सीकरण से, अच्छा ग्लूकोज का अगर ऑक्सीकरण करें तो फ्रक्टोज का करें ऑक्जेलिक एसिड नहीं मिलता, यानी कि तो इससे तो सैकरिक मिलता है जब HNO3 डालते हैं इसमें सांद्र। तो बिल्कुल यही फिर हम आंसर ही लगा लेते हैं, ज्यादा समस्या आगे देखो कि वन ऑफ द अबव तो है ही नहीं आंसर, मोर देन वन तो है नहीं, तो इसका मतलब इसी आंसर को हम लोग राइट कर लेते हैं। ग्लाइसिन, एनिलीन तथा वेलिन से बनाए जाने वाले ट्राइपेप्टाइड बॉन्डों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा। ग्लाइसिन आप जानते हो, देखो ग्लाइसिन ले लो आप, यहाँ पर N या H हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर आपका CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CO हो गया, यहाँ पर OH हो गया। ये ग्लाइसिन जो है वो आपका बनाएगा, दो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, एक इधर से बनेगा एक इधर, दो पेप्टाइड इसके हो गए, दो एलानिन के हो गए, दो वेलाइन के हो गए, टोटल हमारे 6 हो गए, यानी कि 6 हमारे यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अगर इस क्वेश्चन को समझा जाए तो ये इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर इंसान अधिकतर 2 ही का आंसर टिक करके आएगा। यहाँ तीनों के कंबाइन पूछे गए हैं, अगर एक का
पूछा होता तो आंसर हमारा 2 होता, लेकिन तीनों का पूछा गया है तो इसका मतलब है फिर इसका आंसर हमारा 6 आएगा। एन ब्यूटेन के निम्नलिखित संरूपों में से जिसकी स्थिति ऊर्जा सबसे अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन है ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिथाइल ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन जहां पर लगे होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें हमें मिथाइल समूह हाइड्रोजन को ग्रसित करता है, लेकिन ग्रस्त रूप है और ग्रस्त रूप, ये तो दोनों ही सेम दिख रहे हैं। मिथाइल समूह हाइड्रोजन को ग्रसित करता है, मिथाइल समूह, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर अपने हिसाब से तो यही लगाएंगे कि ये दोनों सेम हो गए हैं, ग्रस्त रूप मेथिल समूह हाइड्रोजन को ग्रसित करता है, मेथिल समूह हाइड्रोजन को, ये दोनों सेम है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, यानी कि दोनों ही आंसर हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर इसके सही होंगे। फिलहाल आंसर में मिसप्रिंटिंग है, अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों को ही सही मान करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिकतम जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो इन्हीं की ज्यादा होगी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से E2 अभिक्रिया अधिकतम कौन शो करेगा, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। E2 रिएक्शन जो है वो हमेशा 1 डिग्री के जो नेचर, तो ये तो 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, लेकिन 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री ये भी, तो इन दोनों में से ये वाला सी वाला बेस्ट लीविंग ग्रुप माना जाता है, तो ये इसका मतलब यही आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सुपर 30 की सीरीज में भी ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा चलायवता प्रदर्शित नहीं करेगा, तो निम्न में से जो चलायवता प्रदर्शित नहीं करेगा तो ये बना लेता NO, तो बना लेगा, NOH भी बना लेगा, NO बना लेगा, लेकिन ये केवल NO है तो यहाँ पर O2 है ही नहीं। ये भी चला लेगा, टॉटोमेरिज्म ये भी करेगा, तो यही NO वाला नहीं कर पाएगा, तो इसका हम आंसर टिक कर लेते हैं। बेहतर क्वेश्चन। निम्न अभिक्रियाओं में से किसमें उत्पाद के विन्यास प्रतिलोमन नियमित है, यानी जो इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनका कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, है ना, अपोजिट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इस पर हमारी चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है अपोजिट, प्रतिलोमन का मतलब अपोजिट से ही है। हिंदी तो एग्जैक्ट हमें भी नहीं आती है, लेकिन हम अपना अनुमान से लगा करके चलेंगे। अगर हम लोग प्रतिलोमन को देखें तो उसका जो जैसे ना अपोजिट वाला जो वर्ड होता है, मैं भूल रहा हूँ, इसमें टेक्निकल वर्ड है उसका। देखो अगर ये चलोगे, हाँ, एक तो होता है रेजोल्यूशन, एक होता है इन्वर्जन। यस, इन्वर्जन कहाँ पर होगा, तो इन्वर्जन की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्वर्जन का ऑप्शन तो हमें 1 डिग्री में मिलता है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 48 वाले में बी लगा लीजिए कि इन्वर्जन है, बिल्कुल कंफर्म है, याद आ गया मुझे। कुछ हिंदी टिपिकल हो जाती है ना, तो कभी कभी वो भी दिक्कत करती है। तो SN2 अभिक्रिया की परिस्थिति है, वही क्वेश्चन आ गया। SN2 अभिक्रिया की जो परिस्थिति है वो यहीं पर वही इन्वर्जन वाली कंडीशन होती है, तो विन्यास का इन्वर्जन होता है, प्रतिलोमन होता है। ठीक, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है। HI का संक्षिप्त समकक्ष ब्यूटीन पर योग देता है, तो अब आपको पता होना चाहिए अगर हम HI को मर्ज कराते हैं तो आपका रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ब्यूटीन 2 पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है, तो रेसमाइजेशन यहाँ पर हम लोग टिक कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भैया। निम्न कार्बोकैटायनों पर विचार कर लिया मैंने, अब इसमें विचार करने के बाद आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑर्डर कौन सा सही है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑर्डर पर अगर हम लोग चल लेते हैं तो ये जो पेंटाडाइनाइल है, अगर आप ये कहें कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो मुझे लगता है कि पेंटा ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे इधर भेजोगे तो डिलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाए, साइक्लिक है। तो पहले तो ये ले लीजिए, फिर एलाइल ले लीजिए, एलाइल के बाद में आपका ये ले लीजिए 2 डिग्री ले लीजिए, फिर फ्लोरीन वाला ले लीजिए। तो फिर मेरे हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बन रहा है। चेक आप भी कर ले आंसर को, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसको गिना जाएगा। उसके बाद आ जाइए, ये हाइड्रोकार्बन HI से अभिक्रिया करके X देता है, जो जलीय के उससे अभिक्रिया करके Y देता है, Y के ऑक्सीकरण से 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन बनता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना चाहिए। अब आपको दिमाग ये लगाना है इसमें, पहले इन 3 ऑप्शन पे ही बने रहते हैं हम लोग। एक हाइड्रोकार्बन है जिसको जो HI से अभिक्रिया करके कंपाउंड X देगा, X देता है, जो जलीय केओच के साथ अभिक्रिया करके Y देता है, ठीक है। तो अगर हम इनमें से ही कंसिडरेशन करें, मान ले थोड़ी देर के लिए, यहाँ तो CO दिया है, ठीक है, HI से रिएक्शन करके X देगा, जो केओच से यानी X देगा और X Y देता है। तो यहाँ पूछा क्या है, ये हाइड्रोकार्बन HI से क्रिया करके X देता है, जो जलीय केओच से अभिक्रिया करके
अच्छा, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन, तो HI से अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर आपका I आ जाएगा और यहाँ पर आपका H आ जाएगा। ठीक, चलो मान ले थोड़ी देर के लिए इस वाले कंपाउंड, इस पे तो होगा नहीं, यही नहीं दो में, या तो इसमें या इसमें, तो एक या I लगा देते हैं, यहाँ पर हम H लगा देते हैं। ठीक है, इसका KOH से कराओगे तो यहाँ पर फिर OH आ जाएगा, OH आ गया। और अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो ब्यूटेन 2 यानी कि 1 2 3 मिथाइल हो गया और 2 पे ब्यूटेनोन फिर सही है, यहीं पर OH आ जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, यहीं O आ जाएगा। ठीक, शाबाश। तो इसका मतलब आंसर हम लोग बी को राइट ऑप्शन मानेंगे। चलिए एक बार आपको यहाँ करके भी दिखाता हूँ रिएक्शन, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। ये जो कंपाउंड आपका दिया है, ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर आपका CH3 है और आगे भी आपका CH3 है। इसकी अगर रिएक्शन मैं करा देता हूँ, जो HI से रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा तो I आपका जो है वो कहाँ जुड़ेगा, I डबल बॉन्ड के पास यानी यहाँ जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड आपका CH3 हो जाएगा और ये कंपाउंड आपका CHI हो जाएगा और ये आपका CH और यहाँ CH3 और CH3। इसको जब KO से कराओगे तो OH ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, उसको आप जो ऑक्सीडेशन करा दो तो वाटर निकल के यहाँ कीटोन आपको मिल जाएगा, यानी CH3 CO और यहाँ पर CH, ऊपर CH3 और आगे CH3, सिंपल। तो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। आंसर फिलहाल बी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो करिए, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे इस ऐप पर आ जाइए और यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ कोई ऐसी सूचना नहीं दी जा रही कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि यूपी पीजीटी का सिलेक्शन अगर आपको लालच दिया जा रहा है इस बात का कि आप पहले पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाए तो पेमेंट कर दीजिए, ऐसा अगर आपको लालच दिया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास भीड़ बढ़ाने का एक तरीका बनाया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आजकल सिंपल वे में आपको केवल नॉर्मल क्वेश्चन करके मैं अगर भीड़ इकट्ठी करना चाहता हूं तो चुटकियां लगेंगी, ज्यों कर दूंगा, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आजकल हर चीज एक अपनी वैल्यू चाहती है और उस वैल्यू को आप मेंटेन रखिए। और आपने जाना है कि फ्री में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर यूज़ करेंगे तो फिर उनका बेनिफिट बिल्कुल वही होगा जैसे आपके साथ एक कंपनी ने किया है, ध्यान दीजिएगा। तो 53 की बात कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए, सही उत्तर का चयन सूची के नीचे दिया है। तो सही उत्तर अब आप जानते हैं कि इथेन में जो बंध की लंबाई एल्केन है 1.54 होगी, तो ए का तो 3 है, ए का 3। इथाइलिन में आपकी 1.34 होगी, 4 हो जाएगा, नहीं, यानी 53 का ए तो सही नहीं लग रहा है। चलिए ये सी सही लग रहा है, 53 का ऑप्शन हमें सी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब आप क्या कहते हैं इस बारे में, नहीं ये भी तो आगे चेक करो भैया, इन दोनों में भी 4 है ना, इसमें भी 4 हो गया, तो अब आप सी पर किए थोड़ा सा कंफर्मेशन लेंगे। देखो ए वाले का ऑप्शन तो आपका ये हो जाता है, बी वाले का ऑप्शन आपका ये हो जाता है, ठीक है, एसिटाइलिन वाले में ये हो जाता है आपका ये, और बेंजीन वाले में ये हो जाता है, जिसका मतलब आंसर फिर आपका बेंजीन डी वाले में जो है वो बन हो जाता है। तो आंसर फिर अब आपका बी हो गया, सी नहीं हुआ, आंसर आपका बी हो गया है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है साहब। अब आप चाहते हैं कि बस यूं ही लॉलीपॉप चूसते रहे तो काम नहीं बन पाएगा। निम्नलिखित साइक्लोएल्कोन में सबसे सस्ता, ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आया है, इसके आगे @PGT आप लिख लीजिए। अगर आप इसके आगे @PGT लिखते हैं तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने की उम्मीद जगी रहेगी। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कम स्ट्रेन पर होगा, एक आपके सामने ये है, एक आपके सामने ये है, एक आपके सामने ये है। तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जो, सॉरी ये वाला है हेक्सेन वाला, साइक्लोहेक्सेन वाला। तो यहाँ आंसर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर कम स्ट्रेन कहाँ पर होगा, यहीं पर तो एंगल कम है, तो सिंपल सी मतलब छोटा यही, जितना ज़्यादा एंगल बनते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा आपका टेस्टिंग ये बनते चले जाएंगे, उतना ही स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा, सबसे उतना ही स्ट्रेन कम होता चला जाएगा। तो स्ट्रेन सबसे कम यहाँ पर होगा, स्ट्रेन सबसे कम यहाँ पर होगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये हो गया मोर स्टेबल, सॉरी ये मोर स्टेबल, तो फिर ये लीस्ट स्टेबल हो गया। तो लिस्ट में फिर इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन ही आना चाहिए। ठीक है, आंसर आप एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, हम तो हमारे हिसाब से तो 55 का जो आंसर है वो यहाँ पर ए आ रहा है, यानी कि सबसे कम स्टेबल जो होगा, यानी कि सबसे कम स्टेबल साइक्लोप्रोपेन और मोर स्ट्रेन होगा। यहाँ पर स्ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मोर स्ट्रेन आएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन।
अब इस 56 वाले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखते हो तो इस पर भी आपको गौर फरमाना पड़ेगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में जो NaBH4 मतलब कीटोन आ ही जाना है, तो ये कंपाउंड तो निश्चित है इतना। अपचयन करके बी बनाता है, बी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सी बनाता है, जो मोनोओजोनाइड डी बनाता है, डी जिंक चूर्ण से उपस्थिति में जल अपघटन करने पर केवल एसिटल्डिहाइड बनाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर जल अपघटन कर देंगे जिंक चूर्ण से तो इसका मतलब एसिटल्डिहाइड तभी बनेगा जब यहाँ से टूटे और H लगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक तरफ जो है हम CH2 ले लें और एक तरफ CH3 ले लें। तो अब आप समझिए, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर SO3H जुड़ेगा और H2O, ठीक है। तो फिर मेथिल एथिल यानी मिथाइल इथाइल कीटोन का आंसर हमें लेना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमारा सी 56 वाले का आंसर जो है वो सी होना चाहिए। ऐसा आप लोग भी इसे करके एक बार जरूर देखिएगा। मिथाइल एसीटेट एथिल एसीटेट के बनाने में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? तो आपको एथिल एसीटेट बनाना है। एथिल एसीटेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3 COO C2H5। ये बनाने के लिए हमें क्लेजन कंडेंसेशन का रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन तो नहीं होगी, नहीं रिफॉर्मेट्स की नहीं होगी, बनाना है ना एथाइल एसीटेट बनाना है। तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन थोड़ा सा याद, कैनिजारो नहीं है, बिटिक नहीं है, कैनिजारो बिटिक नहीं, क्लेजन कंडेंसेशन अगर है तो एसीटो एसीटेट है। ओहो, इथाइल एसीटो एसीटेट है तो फिर इथाइल मैं समझा वो सॉरी इथाइल एसीटो एसीटेट, केवल एसीटो एसीटेट नहीं, ये आपका मेलोनिक एस्टर वाली कंडीशन है। इथाइल एसीटो एसीटेट वाला कंपाउंड है, यानी कि CH3CO और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और CH2 लेना पड़ेगा। उसके बाद आएगा यहाँ पर आप CH2 ले लीजिए, अरे यहाँ पर आप CH2 ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका यहाँ CH2, फिर यहाँ COO, ये कंपाउंड होना। तो फिर ये मेरे हिसाब से क्लेजन कंडेंसेशन ही होगा। अब ये रिफॉर्मेट्स की भी नहीं होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप, मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप जरूर लगाया करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन बनेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, इन पर जरूर बताइए। दुर्बल अम्ल कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है? तो वीक एसिड वही होगा जो H देर में देगा। सपोर्टिंग ग्रुप, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट जितने भी होते हैं वो ज्यादा वाले माने जाते हैं, तो ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा वाले हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। तो यहाँ पर OH की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तो है ही, तो इसका मतलब है ये सब ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये तो सब एसिडिक है ही, क्योंकि COOH है, COOH है, COOH है, तो ये तो सब एसिडिक है। लेकिन ये OH वाला तो उतना एसिडिक हो ही नहीं सकता, एसिड के बराबर, चाहे ये कम ज्यादा हो, बात अलग हो गई। लेकिन आंसर फिर यहाँ पर ए आप डी सेट कर लीजिए, डी आंसर आपका राइट ऑप्शन है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं आपको। इस रिएक्शन को आप बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है, बहुत ही दमदार की रिएक्शन है ये। अब आप जानते हो कि H यहाँ जुड़ जाएगा, CN यहाँ जुड़ जाएगा, तो CN यहाँ जोड़ दो, H यहाँ जोड़ दो, बॉन्ड सिंगल कर दो ऐसे करके, तो ये कंपाउंड फिर अब आपका ए हो जाएगा। तो 59 का आपका ए हो गया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसको आप सराहिए जरूर। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लें। दर्पण के, यानी कि जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ उसके सिल्वर मिरर की। तो सिल्वर मिरर जो होता है वो हमेशा ग्लूकोज इसमें देगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करिए, और मैं तो कहता हूँ इन क्वेश्चंस को लगा करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और हमारे साथ जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर महासंग्राम बैच में, जो आपको कराएगा पूरी तैयारी। तो जुड़िए ना जल्दी से।